नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यानी कि डिकोड एग्जाम पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 28 अगस्त और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले आप सभी लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अल्टीमेटली जो हमारा टारगेट हो गया है कि आने वाली आपकी जो भी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं में आप 100% प्रश्नों को करंट अफेयर्स के सही कर पाएं। ये हमारा अल्टीमेटली फोकस है और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसी फोकस के साथ आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो आइए सीधे हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग का टारगेट आरओ जो है परीक्षा का है, यानी कि 2026 में जो वैकेंसी नई आने वाली है उसमें अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बैच हमारा अभ्युदय के नाम से जो है चल रहा है। आप चाहें तो अभ्युदय जो कि 5 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और विगत 3 से 4 वर्षों में हम लोगों ने 45+ सिलेक्शन दिए हैं, ईमानदारी पूर्वक दिए हैं। ठीक है, ऐसे लाख लपेट की तरीके से नहीं, ईमानदारी पूर्वक मेहनत के साथ दिए हैं। आप चाहते हैं कि इन्हें इन पोस्टर में, इन लिस्ट में आपका नाम भी शामिल हो, तो आप अपनी तैयारी चाहे तो सेल्फ स्टडी के माध्यम से कर सकते हैं या फिर आप हमारे साथ जुड़ करके भी कर सकते हैं। और इसके लिए आप हमें अभ्युदय बैच के लिए आप हमें दिए गए नंबरों पर अभ्युदय लेकर के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये सूचना थी आपके लिए। आइए अब आज के टॉपिक पर बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले डेली आपसे एक मैं प्रश्न पूछता हूं जिसका उत्तर आपको देना होता है। ठीक है, कल हमने प्रश्न पूछा था कि बताओ बायो माइनिंग तकनीक में धातुओं को ऐसे घुलनशील रूप में निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। सभी लोगों ने सही उत्तर दिया था, बायो लीचिंग इसको बोलते हैं हम। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और कल हमने आपसे कहा था कि बायो रेमेडिएशन और बायो माइनिंग ये दोनों टेक्नोलॉजी क्या है, दोनों तकनीक क्या है, महत्वपूर्ण है। इन पर आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। कल मैंने कहा था कि बायो रेमेडिएशन और बायो इस पे क्या कहते हैं, आप बनाइएगा नोट्स। अब आपने बनाया नहीं बनाया मुझे नहीं पता, जिन लोगों ने बनाया होगा मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो लोग एक कदम आगे बढ़ गए होंगे सामान्य अभ्यर्थियों से, और मेरी बात को इधर से सुना होगा और इधर से निकाल दिया होगा तो फिर कुछ नहीं होगा आपका। सीधी सी बात है, अगर आप किसी टीचर की कही हुई बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, बात नहीं मानते हैं, तो आपका भला फिर हो नहीं सकता। ध्यान दीजिएगा, यह मैं सीधी बात कहता हूं। पिता की डांट पर अगर आपको गुस्सा आता है और टीचर की डांट पर गुस्सा आता है, टीचर की कही बातों पर अगर आप नहीं मानते हैं तो जीवन में कुछ और कर पाएंगे नहीं आप। मैं सत्यता के साथ में आपको इसको आगाह कर दे रहा हूं। इसीलिए क्लास में जो कुछ कहता हूं उस पर काम कर लिया करिए, और काम करने के बाद 1 महीने बाद आप देखिएगा कि आपको कितना बड़ा फायदा इसका मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आइए। पहला आज का टॉपिक है कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 की अभी हाल ही में घोषणा जो है वहां के नीतीश कुमार जी ने कर दिया है। यानी कि बिहार सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को गति देने के लिए ये जो है एक बड़ा कदम उठाया गया है। 26 अगस्त को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 की घोषणा की गई है। यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां को प्रोत्साहित किया जाएगा कि भैया आओ हमारा बिहार में और का लगाओ कंपनी, जिससे क्या होगा, रोजगार का सृजन होगा, बिहार का डेवलपमेंट होगा, और जो बीमारू राज्य की जो संज्ञा दी जाती है बिहार राज्य को, वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप जानते होंगे बिहार राज्य को लेकर के बहुत ज्यादा जो चीजें क्या है, खराब हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं चीजों को सही करने का कार्य करना चाहिए। यह योजना राज्य में निवेश आकर्षित करने और युवाओं को व्यापक स्तर पर रोजगार देने की दिशा में अहम मानी जा रही है। ठीक है, और इस योजना के तहत जो है इस योजना के तहत उद्योग लगाने वालों को अधिकतम 40 करोड़ रुपए तक की ब्याज सब्सिडी जो है दी जाएगी। यानी कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां उनको इतना फायदा मिलेगा। दूसरा, वहीं नई औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृत परियोजना लागत के 300% तक शुद्ध SGST की प्रतिपूर्ति 14 सालों तक की जाएगी। इसके अलावा सरकार 30% तक पूंजीगत सब्सिडी भी देगी। नए औद्योगिक पैकेज 2025 के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क भूमि भी आवंटित की जाएगी। तो निश्चित तौर पर इस नीति से बिहार में एक नए रोजगार का सृजन तो होगा, लेकिन साथ ही साथ में बिहार एक नए मुकाम को आगे जाएगा, है ना। इसके अलावा 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली और 1000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक की भूमि भी निःशुल्क आवंटित की जाएगी। यह भी एक बड़ा कदम है अपने आप में, ऐसे कंपनियों को आकर्षित करने के लिए। भैया जब तक आकर्षण नहीं होगा ना, तब तक कोई आपके पास आएगा नहीं। आकर्षण बहुत बड़ी चीज होती है। आप भी सामान्य जीवन में आकर्षित होते होंगे किसी व्यक्ति विशेष से,
और किसी खास चीज से। लेकिन आकर्षण ध्यान दीजिएगा, आकर्षण ध्यान दी करके फिर आकर्षित होइएगा। कई बार क्या होता है, आकर्षण में आप धोखा भी खा जाते हैं, खासकर सामान्य जीवन में जब किसी व्यक्ति विशेष को चूज करना होता है तो ऐसे मामले में, और खासकर तब जब कलयुग का जमाना चल रहा है। जैसे कोई अगर आपसे आज के समय में सही बोलता है, सच बोलता है, तो आप उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। कोई झूठा फरेबी व्यक्ति होता है, वो आपसे कुछ बात बोलता है तो आपको अक्सर उनकी बातों पर विश्वास हो जाया करता है। ये अक्सर आपके सामान्य जीवन में देखने को मिलता होगा। ठीक है, आकर्षण ठीक है, लेकिन इतना भी न होइएगा। ठीक है, तो 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 25 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। ये सब डेटा आप लोग याद रखिएगा। और फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 10 एकड़ तक की भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। ये सब विदेशी कंपनियों को और बाकी कंपनियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से जो है ये किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब आप बताइए क्वेश्चन। तो बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 26 अगस्त को की है। ठीक बात है। इस योजना के तहत उद्योग लगाने वाले को अधिकतम 40 करोड़ रुपए तक की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, नई औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृत परियोजना लागत के 300% तक शुद्ध SGST की प्रतिपूर्ति 20 वर्षों तक की जाएगी। 20 वर्षों तक नहीं की जाएगी, कम है, आई थिंक 14 साल है, 12-14 है। अभी देखो कहीं पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा तो पॉइंट आपको कहीं पर मिलेगा। ठीक है, और तो ये पॉइंट मुझे जो है अभी देख लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, ये पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है। तो 14 साल है ना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखा है, 20 साल लिखा है, तो इसलिए गलत है ये कथन। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसका एग्जैक्ट उत्तर 1 और 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। सुजुकी मोटर प्लांट से कंपनी के पहले वैश्विक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा को हरी झंडी अभी हाल ही में दिया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा। 26 अगस्त को गुजरात के हंसलपुर स्थित सुजुकी मोटर प्लांट से कंपनी के पहले वैश्विक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन, क्या है नाम है इसका, ई विटारा, इसको झंडी दिखा करके इसको रवाना किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये इलेक्ट्रिक कार अपने आप में भारत में निर्मित यह इलेक्ट्रिक कार यूरोप और जापान जैसे उन्नत बाजारों सहित 100 से अधिक देशों में निर्यात की जाएगी अपने आप में। बड़ी बात है भाई साहब अपने आप में, है ना। और यह संयंत्र तोशिबा, डेंसो और सुजुकी का संयुक्त उपक्रम है जो जहां से इसको लॉन्च किया गया अपने आप में। ठीक है, चलिए। इसके माध्यम से, ठीक है, बैटरी मूल्य का 80% से अधिक जो है भारत में ही निर्मित होगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत के अभियान को बल मिलेगा अपने आप पे। तो ये बड़ी बात है ना। चलिए अब आप बताइए क्वेश्चन इसका कि भारत का पहला वैश्विक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन, जिसे ई विटारा के नाम से जानते हैं, किस कंपनी से जुड़ा हुआ है। तो टाटा मोटर्स, सुजुकी मोटर, महिंद्रा एंड हुंडई मोटर्स। सिंपल सी बात है, सुजुकी मोटर्स जुड़ा हुआ है, बस बी इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है, तो आप जानते होंगे 2017 में एक्चुअली में इस योजना को लॉन्च किया गया था और महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए दरअसल इस योजना को लॉन्च किया गया था। आप जानते होंगे गर्भावस्था में महिलाओं को एनीमिया जैसे रोग का सामना करना पड़ता है। एनीमिया में क्या होता है बेसिकली कि एनीमिया में जो है, जो आरबीसी में प्रेजेंट जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है, डाउन हो जाता है अपने आप में। और हीमोग्लोबिन डाउन हो जाना अपने आप में क्या है, खतरे का निशान है अपने आप में। और इसके अलावा कई अन्य चीजें जो है, पोषण युक्त खाना से लेकर के कई सारी चीजें जो है इस योजना के अंतर्गत आती हैं। क्या कुछ चीजें हैं, आइए हम इसमें जो है आगे इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन ये योजना चर्चाओं में क्यों है, क्योंकि इसमें जो है इस योजना से आज इस समय प्रेजेंट टाइम में अगस्त 25 तक जो है काफी लोग ज्यादा जुड़ गए हैं। तो सरकार की उपलब्धि हुई है इसमें, इसीलिए योजना क्या है, चर्चाओं में है। ठीक है, तो अब ये पॉइंट याद रखना कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। आप कहेंगे सर 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVYE। ठीक है, तो यह मातृत्व लाभ से जुड़ा एक कार्यक्रम है। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। तो यह पॉइंट भी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, जब कोई योजना चर्चाओं में होती है तो किस मंत्रालय की योजना है वो फैक्ट पूछ लेता है आपसे, तो याद रखिएगा। और महिला सशक्तिकरण यानी कि विमेन एम्पावरमेंट से संबंधित भारत सरकार के मिशन शक्ति का क्या एक प्रमुख घटक है अपने आप में। ठीक है, भारत में हर तीसरी महिला कुपोषित और हर दूसरी महिला एनीमिया से पीड़ित है। ये देखो बहुत बहुत बड़ा डेटा है आपके सामने। क्या, हर तीसरी महिला कुपोषित और हर दूसरी महिला एनीमिया से पीड़ित है। एनीमिया जिसमें एसबी की जो है लेवल कम हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है ओवरऑल एक तरीके से देखा जाए तो। ऐसे में निश्चित तौर पर यह योजना इनके लिए क्या है, लाभकारी है अपने आप में। आप जानते हो कि महिलाओं की स्थिति वास्तव में अगर देखा जाए तो बहुत डाउन है। आज भी बड़े बड़े घरों में महिलाओं की स्थिति इतनी खराब है,
हमें लगता तो है ये बहुत खुश होंगे, लेकिन एक्चुअली में उनसे बात करने तक के लिए कोई व्यक्ति विशेष नहीं मिलता है। उनके ना हस्बैंड, ना उनके भाई बहन, ना कोई अन्य व्यक्ति। और उनकी स्थिति उस बड़े बड़े महलदार घरों में, उन बड़े बड़े कर्टन लगे जो है विंडोज में आपको नजर आता होगा कि बड़ी बड़ी चमकीली लाइटें लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ियां खड़ी हुई हैं। वहां पे जो रहने वाली महिलाएं होंगी कितनी सुसज्जित होंगी, कितनी खुश होंगी, ऐसा है नहीं। बहुत दुख की स्थिति में आजकल महिलाएं रहती हैं और ये स्थिति बहुत बदतर है अपने आप में। वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, मानसिक रूप से अपने आप में, शारीरिक रूप से अपने आप में, हर लेवल से क्या कहने कि बहुत वीक हो चुकी हैं। इस पर सरकार को और आम इंसान को ध्यान, सरकार को क्या, हमें ध्यान देना पड़ेगा। सरकार क्या करेगी इसमें, है ना। तो लेकिन जो दिक्कत है कि महिलाओं का सम्मान हम करते नहीं है एक्चुअली में। चलिए, पोषण संबंधी इस कमी के कारण अक्सर कुपोषित मां कम वजन वाले बच्चे को जन्म देती हैं, या एक ऐसी स्थिति होती है जब गर्भ में ही शुरू हो जाती है और जिसके बड़े पैमाने पर अपरिवर्तनीय प्रभाव पूरे जीवन में चक्र में फैल जाते हैं। एक समस्या तो यह होती कम उम्र में विवाह करना। लड़की 20-22 साल की हुई नहीं कि शादी करना, करो शादी करो शादी करो शादी करो। अरे 20-22 तो बहुत हो गया, इंटर में शादी ढूंढने लग जाते हैं, हाई स्कूल में शादी ढूंढने लग जाते हैं लोग। ये स्थितियां जो हो रही है बड़ी खतरनाक है अपने आप में। तो अब क्या है इसका लक्ष्य इस योजना का, तो दिहाड़ी में होने वाली हानि की आशंका क्षतिपूर्ति हेतु नगद प्रोत्साहन प्रदान करना, ताकि महिला सबसे पहले बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त आराम कर सके। गर्भवती महिलाओं और यानी कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बीच जो है स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में क्या हो सके, सुधार हो सके, उनका हेल्थ अच्छा रहे। यदि दूसरी संतान बालिका है तो उसके लिए अतिरिक्त नगद प्रोत्साहन प्रदान करके बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार प्रवर्तित कर पर्यटन को बढ़ावा देना। और कुछ खास बातें क्या है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत सरकारी मातृत्व लाभ योजना इसके अंतर्गत आएगा। महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति का हिस्सा है ये। गर्भवती एवं स्तनपान करने वाली महिलाओं, विशेष रूप से वंचित पृष्ठभूमि की महिलाओं को सहायता प्रदान करना। पहली संतान के लिए 5,000 रुपए, दूसरी बालिका के लिए 6,000 रुपए भी मदद की इसमें बात की गई है। और कई सारे इस पॉइंट हैं इसमें, तो इसको आपको याद रखना है। मेन पॉइंट पूछेगा तो इसमें क्या लाभ मिलता है और इसको शुरुआत कब की गई थी ये पूछेगा मेन तौर पर। ठीक, चलिए बाकी मेंस वगैरह में करके भी प्रश्न आता है महिला सशक्तिकरण आदि को लेकर के, तो इस योजना का आप लोग जो है इसमें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आप बताइए कथन कौन सा सही है इसमें। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को किया गया था। बिल्कुल सही बात है। यह योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है नहीं। यह योजना महिला सशक्तिकरण से संबंधित भारत सरकार के मिशन शक्ति का एक प्रमुख घटक है। बिल्कुल सही है। ये नहीं सही है, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की पहल नहीं है। ये क्या है, ये महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय है इसकी पहल है, ये उसके द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। लेकिन आप देखकर कहेंगे हाँ यही है, आप तो क्या सही हो जाएगा, 1 सही है और 3 सही है। तो 1 और 3 कहां पर है, यहां पर सी में है, तो 1 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में थोक एवं खुदरा प्राणियों तथा प्रोसेसरों के लिए गेहूं की भंडार सीमा को घटा दिया गया है। आप जानते होंगे कालाबाजारी बहुत होती है आजकल मार्केट में। लोग क्या काम करते हैं कि अब बरसात आदि के मौसम में अनाजों को खूब डंप कर लेते हैं और फिर बाद में महंगे दामों पर बेचते हैं। सरकार ने ऐसे संस्थानों, ऐसे जगहों को लिमिट उनकी जो है तय कर दी कि भैया इससे ज्यादा तुम अपने यहां पर नहीं स्टोर कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आगामी त्योहार से पहले गेहूं की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। लोग क्या करते हैं, अपने यहां पर डंप कर लेंगे। अब भैया डंप अपने यहां पर कर लेंगे तो गेहूं बाहर कम पड़ जाएगा, महंगे दामों पर बिकेगा, अपने यहां पर लोग बेचेंगे, कालाबाजारी करेंगे अपने आप में। लेकिन लिमिटेशन इस पर लगा दी गई है, यानी कि सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में थोक एवं खुदरा व्यापारियों तथा प्रोसेसरों के लिए गेहूं की भंडार सीमा, यानी कि उनको जो स्टॉक लिमिट है उसको घटा दिया है। यानी कि सरकार ने जो स्टॉक तय किया है आप उतना ही भंडार कर सकते हैं अपने यहां पे। ये नहीं कि भर के रख दो बाद में बेचो, ये नहीं करना है आपसे, क्योंकि बड़े बड़े व्यापारी और जो घूसखोर प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, भंडार क्षमता बढ़ा देते हैं अपनी और खूब स्टोर कर लेते हैं। अब भैया गेहूं एग्जाम्पल के 10 किलो गेहूं पैदा हुआ, एग्जाम्पल के छोटा मैं बता रहा हूं। अब 10 किलो में से भैया 8 किलो मतलब 5 किलो 6 किलो एक लोगों ने रख लिया अपने यहां पर, और जो है 3 किलो एक लोगों ने रख लिया। अब खाली मार्केट में 1 किलो बचा, अब 1 ही किलो बचा है और खाने वाले 10 12 15 लोग हैं, तो कैसे होगा, गेहूं दाम बढ़ जाएगा और खूब महंगे दाम पे बेचेंगे भाई साहब। सरकार ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, लिमिट तय कर दे हम। लिमिट जो पहले थी
उस लिमिट को अब सरकार ने और डाउन कर दिया कि भैया अब नहीं, अब तुम और कम भंडार करोगे, ताकि जो चेन है अपने आप खाद्य पदार्थों की वो क्या रहे, सुचारू रूप से चलती रहे। ठीक है, इसीलिए ऐसा किया गया है। नई सीमा जो है 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी, ताकि जब तक की चीजें ना हो। हालांकि पर्याप्त मात्रा में गेहूं का उत्पादन हुआ है, लेकिन अब कोई चुरा के अपने घर में रख लेगा तो आप कितना ही टन आप पैदावार कर लीजिएगा, लेकिन कम पड़ जाएगा, है ना। तो थोक व्यापारियों के लिए स्टॉक लिमिट को 3000 मीट्रिक टन से घटा करके 2000 एमटी कर दिया गया है, मतलब मीट्रिक टन कर दिया, यानी सीधे 1000 लेस कर दिया गया है। अब आप 2000 एमटी यानी कि 2000 मीट्रिक टन से ऊपर नहीं स्टोर कर सकते हैं आप। ठीक है, पहले इतना था, अब लिमिट को डाउन कर दिया है सरकार ने। वहीं खुदरा व्यापारियों के लिए प्रति दुकान सीमा 10 मीट्रिक टन से घटा करके 8 जो है मीट्रिक टन कर दिया है, तो 2 इसमें कम कर दिया है। इसी तरह से गेहूं प्रोसेसरों के लिए स्टॉक घटा करके मासिक स्थापित क्षमता 60% कर दिया गया है। इससे पहले यह सीमा मासिक स्थापित क्षमता के 70% पर निर्धारित की गई थी। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। अब ये 2 पॉइंट आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलो। केंद्र ने स्पष्ट कर दिया कि यह कदम किस लिए, जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए की गई है। लोग जमा कर रहे थे, कालाबाजारी करते हैं फिर जमा करके। ठीक है, तो इसके लिए किया गया है। और जो इकाइयां पोर्टल पर पंजीकृत नहीं होंगी या तय सीमा का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 और 7 के तहत जो है सख्त कार्रवाई भी की जाएगी भैया। इसीलिए यह चीज फॉलो करना आवश्यक है। अगर किसी व्यापारी या इकाई के पास तय सीमा से अधिक स्टॉक पाया जाता है तो उसे अधिसूचना जारी होने के 15 दिनों के भीतर कम करना होगा। केंद्र और राज्य सरकारें इस पर सख्त निगरानी रखेंगी ताकि देश में गेहूं की कमी ना पैदा हो सके। बताइए, किसान मर मर के पैदा करता है, बड़े बड़े लोग जो है जो कालाबाजारी करते हैं, घुसखोरी करते हैं, वो अपने यहां पर खूब ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं, फिर महंगे दामों पर बेचते हैं, है ना। तो क्या कीजिएगा, लेकिन वही है कि किसान अपने आप में सबसे, अगर पूरे विश्व में कोई मारा जाता है तो वो किसान मारा जाता है अपने आप में। जो हमें जीवन देता है ना, वही पेट अपना नहीं भर पाता है। इस बात का दुख मुझे इतना होता है कि मैं क्या बताऊं। हर कंपनी वाला अपने प्रोडक्ट का दाम तय करता है, लेकिन किसान जो दिन रात जो है मरता है अपने खेतों में, उसे अपने गेहूं और अपने धान और बाकी चीजों का दाम तय करने का अधिकार नहीं मिला हुआ है। इस पर मुझे लगता है आगे काम बहुत व्यापक स्तर पर करना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम तो सरकारी नौकरी का झुंझुना पकड़ लेते हैं, घूमते रहते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमको तो फिक्स अमाउंट गवर्नमेंट का आता रहे, है ना। किसान तो पैदा कर ही रहे हैं दाल चावल, हम खाते रहेंगे अपना पैसे से। तो ये समस्याएं हैं देश में, क्या कर सकते हैं इसके लिए, लेकिन करना चाहिए। आप लोग भी कहते हैं युवाओं के कंधे पर देश है, आप लोग भी इस पर भी विचार किया करिए। खाली सरकारी नौकरी का झुंझुना लेकर मत फिरा करिए, है ना। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, धड़कने श्वास हो मातृभूमि के लिए, है ना। देश समाज के लिए जीना सीखिए आप लोग, है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए, आप लोगों के तरीके से अगर भगत सिंह, राजगुरु और बाकी लोग सोचते ना, तो देश आजाद नहीं होता अब तक, ऐसे नेता जैसे पहले था। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो थोक व्यापारियों के लिए गेहूं की स्टॉक सीमा 3000 एमटी से घटाकर 2000 एमटी कर दी गई, ठीक बात है। खुदरा व्यापारियों के लिए सीमा 10 एमटी से 12 एमटी बढ़ा दी गई है। मतलब ये नहीं 10 से 12 कैसे कर दी गई, ये माइनस हुआ है। केवल एक सही है इसमें, बस बाकी गलत है, ये रॉन्ग है आपका, केवल एक सही है। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो मेरी बात आपको बुरी लगती होंगी, लेकिन मैं चीजें बहुत सही कहता हूं। ठीक है, समाज में अगर आप पैदा हुए हैं, देश में पैदा हुए हैं, तो देश के प्रति, समाज के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, उन जिम्मेदारियों को निर्वहन जरूर कीजिएगा। चलिए, पीसीएस का बैच फाउंडेशन कोर्स हमारा चल रहा है और इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू और बाकी सारी क्लासेस हमारी चलती हैं, और इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स प्लस उसके नोट्स और बहुत अन्य चीजें जो है आपको इसमें दी जाती हैं। ठीक है, तो आप इसको आराम से ले सकते हैं और इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके माध्यम से यूपीएससी भी तैयारी हो जाएगी आपकी, पीसीएस की तो हो ही जाएगी और आरओ एआरओ की भी हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो आप इसके लिए पीसीएस फाउंडेशन कोर्स लिख करके 8660440920 पर आपसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समितियां के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन अभी हाल ही में आयोजित होने वाला है। तो लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। 29 अगस्त 2025 को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एससी और एसटी कल्याण समितियों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, 2 दिवस का सम्मेलन 29 और 30 अगस्त तक चलेगा। सम्मेलन में 120 से अधिक प्रतिनिधि में हिस्सा लेंगे। आप जानते होंगे SC ST आयोग भी बना है,
SC/ST आयोग के बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। और जो SC/ST एक्ट है उसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, क्या इसका विषय है इस सम्मेलन का? तो इसका थीम है इसका SC और ST के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण में संसदीय और विधायी समितियों की भूमिका। ये इसका क्या थीम है अपने आप में, ठीक है। इसमें संवैधानिक संरक्षण को मजबूत करने, सामाजिक आर्थिक विकास बढ़ाने और बेहतर कार्यशैली साझा करने पर चर्चा होगी। साथ ही सम्मेलन में इस बात पर भी जोर दिया जाएगा कि कैसे समितियां नीतियों के क्रियान्वयन में जवाबदेही सुनिश्चित कर सकती हैं ताकि 2047 तक समावेशी विकास भारत का सपना पूरा हो सके। भाई सिंपल सी बात है, अगर समाज में कोई भी किसी भी धर्म, जाति, लिंग आदि से संबंधित कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी संप्रदाय या कोई भी व्यक्ति अगर छूट जाता है विकास की मुख्य धारा से, तो फिर देश का जो लक्ष्य रखा गया है 2027 तक समावेशी विकास यानी कि विकसित भारत का, वो पूरा हो नहीं पाएगा। विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी को स्वच्छ पानी, स्वच्छ घर यानी कि स्वच्छ आवास, स्वच्छ स्वास्थ्य जो है, स्वच्छ शिक्षा, स्वास्थ्य और जन सुविधाएं जो होती हैं वो मिलनी चाहिए। यानी कि सामाजिक, धार्मिक सभी रूपों में जो है उनको स्वच्छंदता और अधिकार प्राप्त होने चाहिए, तभी जाकर के होगा। तो जैसे योजनाएं तो बहुत बनती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां पिछड़े वर्ग में आने के नाते क्या छूट जाती हैं, कई बार जो है नई चीजें हो पाती हैं बेहतर ढंग से। तो इसके लिए जो चीजें की जानी चाहिए, यानी कि योजनाएं अगर SC/ST के लिए बनाई गई हैं तो उनसे उनका विकास हो पाए, सिर्फ कागजों में वो योजनाएं ना क्रियान्वित हो, इसके लिए अधिकारियों की जवाबदेही को तय करना आवश्यक है अपने आप पे, ठीक है। आज भी SC/ST की स्थिति बहुत दयनीय है कहीं कहीं जगहों पर। कहीं कहीं पर जो जिन्होंने एजुकेशन ले लिया वो तो आगे निकल गए हैं, लेकिन जिन जिन गांव में, जिन जिन घरों में अभी भी अशिक्षित लोग हैं, नहीं पढ़ पाए हैं, उन घरों में SC/ST की स्थिति बहुत खराब है और इस पर ध्यान देना चाहिए, है ना। ध्यान देती है सरकार, लेकिन हमें अपनी मानसिकताओं को भी चेंज करना चाहिए। कई बार हम उनके साथ छुआछूत जैसा व्यवहार करते हैं, नहीं करना चाहिए, है ना। इस तरह का पहला सम्मेलन 1976 में नई दिल्ली में हुआ था, तो अब फिर से हो रहा है ऐसा सम्मेलन। इसके बाद 1979, 1980 मतलब 1979, फिर 1983, 1987 और 2001 में भी सम्मेलन आयोजित किए गए। हालांकि यह पहली बार है जब ऐसा राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली के बाहर आयोजित किया गया। ये सब सम्मेलन पहले दिल्ली में आयोजित किए गए थे, अब भुवनेश्वर में किए जाएंगे, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, है ना। चलिए अब आप बताइए प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 29 अगस्त 2025 को भुवनेश्वर में SC/ST कल्याण समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ठीक बात है, ओके डन। इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है? SC और ST के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण में संसदीय और विधायी समितियों की भूमिका। बिल्कुल सही बात है, यही एकदम सेम है। तो एक और दो दोनों कथन सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, मल्टी मिशन स्टील्थ फ्रिगेट उदयगिरी और हिमगिरी का जलावतरण। अच्छा, अभी क्या नाम और कहिए, आपके सामने टास्क मैं देता हूं कि आप लोग SC/ST आयोग के बारे में पढ़ लीजिएगा। टास्क है आपका, होमवर्क है आपका, SC/ST आयोग, SC/ST आयोग, ठीक है। और इनसे संबंधित कौन सा अमेंडमेंट हुआ है पता है ना, तो वो मुझे बताइएगा आप लोग, ठीक है। 338, 338A, 338B क्या है बताइएगा मुझे। 338 आर्टिकल नंबर 338, सुन लो मुझे बताओ भैया क्या है ये। आर्टिकल नंबर 338, 338A एंड 338B, ये क्या है? इन तीनों के बारे में मुझे बताइएगा, जहां पर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 338, 338A, 338B, ठीक है। तो इसको पढ़िएगा, जैसे कि आपका SC/ST और OBC आयोग के बारे में खूब प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में, इसको बताइएगा मुझे जरा। चलिए, मल्टी मिशन स्टील फ्रिगेट उदयगिरी और हिमगिरी का जलावतरण, यानी कि यह पहली बार है जब दो प्रतिष्ठित भारतीय शिपयार्डों के दो प्रमुख सतही लड़ाकू जहाजों को एक साथ समुद्री बेड़े का हिस्सा बनाया गया है। तो चर्चाओं में रहा, इसको ध्यान रखिएगा। विशाखापत्तनम के नौसेना बेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्रिम पंक्ति के मल्टी मिशन स्टील फ्रिगेट उदयगिरी हिमगिरी का जलावतरण किया अभी हाल ही में। तो ये चर्चाओं में ध्यान रखिएगा इसका। ये आप यहां पर फिगर देख पा रहे होंगे, जो दोनों चीजें आपके यहां पर सामने दिखाई जा रही हैं। दो जहाजों का एक साथ नौसेना में शामिल होना भारत के तेजी से बढ़ते नौसैनिक आधुनिकीकरण और विभिन्न शिपयार्डों से अत्याधुनिक युद्धपोतों की आपूर्ति करने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम लोग नेवी में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और आप वैसे भी जानते होंगे कि हमारा व्यापार आदि जो है
समुद्र के रास्ते से ही होता है लगभग लगभग। ऐसे में समुद्री सुरक्षा और बाकी चीजें करना क्या है, जरूरी है। अक्सर जो अटैक आदि होते हैं वो समुद्र के रास्ते होते हैं अपने आप, इसलिए समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करना और व्यापार के दृष्टिकोण से भी सुरक्षा करना अपने आप में भारत के लिए क्या है, अति आवश्यक है। खासकर चीन का बढ़ता हुआ दायरा जो है अपने आप में, वो उसको काउंटर करने के लिए जरूरी है। हालांकि क्वाड जो समूह बनाए गए हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जो भारत जिसमें जो क्वाड में शामिल है, तो वो तो है ही है, लेकिन इसके अलावा भी चीजें और अच्छे से करने के लिए सरकार इस पर काम कर रही है, यानी कि अपनी नेवी की ताकत को बढ़ा रही है। इंडियन नेवी अपने आप, इंडियन नेवी और जो ये आपका एयरफोर्स बहुत ताकतवर है भाई, ये इंडिया की, ध्यान रखिएगा अपने आप में। बहुत कम देश है जिसकी नेवी स्ट्रांग है अपने आप पे और एयरफोर्स। चलिए, प्रोजेक्ट 17A के तहत स्टील्थ फ्रिगेट्स का दूसरा जहाज उदयगिरी मुंबई में मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने निर्मित किया है। याद देखिएगा इसका नाम, ठीक है, किसने किया है। जबकि जो हिमगिरी है, हिमगिरी कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स में निर्मित इसी प्रोजेक्ट का पहला जहाज है। तो दोनों जहाज कहां कहां बने हैं, इनका आपको नाम याद रखना है, ठीक है। दूसरा, भारतीय नौसेना के लिए एक और बड़ी उपलब्धि यह है कि उदयगिरी नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो में डिजाइन किया गया 100वां जहाज है अपने आप में, ठीक है। यह भी पॉइंट बड़ा है। अच्छा, डिजाइन के लिहाज से देखा जाए तो उदयगिरी और हिमगिरी अगली पीढ़ी के जहाज हैं। लगभग 6700 टन विस्थापन वाले प्रोजेक्ट 17A के यह फ्रिगेट अपने पूर्ववर्ती शिवालिक श्रेणी के फ्रिगेट से लगभग 5% बड़े हैं अपने आप पे। तो ये ताकत है अपने आप में नेवी की चीजें इतने बेहतर की जा रही हैं। अब आप बताइए, स्टील्थ फ्रिगेट उदयगिरी कहां निर्मित किया गया है। अभी देखो यहां पर हमने बताया है उदयगिरी कहां पर किया गया है, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स में। तो कहां पर है, तो मुंबई। ये देखो बी वाला ऑप्शन, ठीक है, बस हो गया, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। जापानी ऑटोमोबाइल कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन आने वाले 5 से 6 सालों में भारत में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी अपने आप में। तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में, है ना। ये एक निवेश निश्चित तौर पर बड़ा है, होगा, बड़ा कदम है अपने आप में। तो जापानी जो कंपनी है सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन, ये एक भारत में सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी भी मानी जाती है, जानते हैं आप लोग, है ना। और अभी इनसे, इस कंपनी से रिलेटेड एक लोग का निधन हो गया है। याद है उनका नाम क्या है, नहीं याद तो बताइएगा मुझे फटाक से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था आपके लिए। तो उसने घोषणा की कि आने वाले 5 से 6 सालों में भारत में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस निवेश का उपयोग उत्पादन क्षमता बढ़ाने, नए कार मॉडल लाने और भारतीय बाजार में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखने के लिए किया जाएगा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है अपने आप में, और यह सुजुकी कंपनी भारत में सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनियों में से एक मानी जाती है। तो ये फैक्ट भी आपके लिए क्या जरूरी है, ठीक है। और ऐसा घोषणा करने के बाद इसके शेयर में क्या हुआ, उछाल आ गया अपने आप में, शेयर के दाम बढ़ गए अपने आप में, है ना, ध्यान रखिएगा। और कंपनी के जो अध्यक्ष है तोशिहिरो सुजुकी ने घोषणा की है कि गुजरात के हंसलपुर प्लांट में मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी ई विटारा के लॉन्च के मौके पर की है। अभी हमने देखो आज ही बताया था ई विटारा का लॉन्च हुआ है ना, ये इलेक्ट्रिक कार है अपने आप में। तो ई विटारा लॉन्च किया गया पीएम मोदी जी के द्वारा, मैंने बताया था आपको। सुजुकी ने भारत में पहली लिथियम आयन बैटरी, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या, सुजुकी ने भारत में पहली लिथियम आयन बैटरी और सेल का उत्पादन शुरू किया है, जिसमें एक टोड स्तर पर लोकलाइजेशन किया गया है अपने आप में। इन बैटरियों का उपयोग हाइब्रिड वाहनों में होगा। इसमें केवल कच्चा माल और कुछ सेमीकंडक्टर पार्ट्स जापान से मंगाए जाएंगे, बाकी सारा काम जो है इंडिया से होगा। तो ये बड़ी उपलब्धि अपने आप में, याद रखिएगा इस बात को भी। सुजुकी ने आगे के लिए मल्टी पावर ट्रेन रणनीति अपनाने की बात कही, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, एथेनॉल फ्लेक्स फ्यूल वाहन और कंप्रेस्ड बायोगैस शामिल होंगे, ताकि कार्बन न्यूट्रलिटी का लक्ष्य हासिल किया जा सके, जिसका लक्ष्य क्या है, 2070 तक जीरो कार्बन न्यूट्रलिटी रेट को क्या करना है, पार करना, और जो है प्राप्त करना है अपने आप में। तो ये सब चीजें जो है इस कंपनी ने घोषणा की है अपने आप में, इससे शेयर इनका बढ़ गया अपने आप में। चलिए अब आप बताइए, सुजुकी ने भारत में पहली बार लिथियम आयन बैटरी और सेल का उत्पादन शुरू किया है। बिल्कुल सही बात है, हाँ ऐसा किया है। दूसरा, इन बैटरियों में प्रयुक्त सभी कच्चा माल भारत में ही उत्पादित किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। नहीं, लेकिन नहीं, सारा कच्चा माल नहीं भाई साहब आ रहा है जापान से, नहीं, ये रॉन्ग है, केवल एक सही है। तो बस ए इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, अनीश दयाल सिंह को भारत के नया डिप्टी, भारत का होगा, क्या नहीं करो, क्या कर दो, भारत का नया डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर
डिप्टी एनएसए जिसको बोलते हैं नियुक्त किया गया है। एक तो एनएसए हैं नॉर्मल वाले, मतलब जो मुख्य हैं अजित डोभाल जी, लेकिन उससे नीचे की पोस्ट क्या होती है, डिप्टी एनएसए की होती है ना, यानी कि डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर किसको भी किया गया है, अनीश दयाल सिंह जी को। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम के लिए है और यहां से प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। केंद्र सरकार ने यह भी निर्णय हाल ही में लिया है, यही पॉइंट यहां पहले लिखा हुआ है। और 25 अगस्त 2025 से इस पद पर कार्यभार संभाल लिया इन्होंने, किन्होंने, अनीश दयाल सिंह ने। अगर पृष्ठभूमि और इनके बाकी बैकग्राउंड की बात करें, किसके, अनीश दयाल सिंह जी के, तो ये जो है 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और मणिपुर कैडर से संबंध रखते हैं अपने आप में, ठीक है। दूसरा, उन्होंने सीआरपीएफ और आईटीबीपी के निदेशक जनरल के रूप में भी कार्य किया और लगभग 30 वर्षों तक आईबी में यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी काम किया, इसलिए बड़े अच्छे व्यक्ति माने जाते हैं, ईमानदार प्रवृत्ति के हैं। उनका कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि आंतरिक सुरक्षा, जैसे जम्मू कश्मीर नक्सल प्रभावित क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र इसमें शामिल है। इनके लिए खास कर जाने जाते हैं, यानी कि जो इंटरनल सिक्योरिटी जो थ्रेट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इनका नाम प्रमुख रूप से आता है, ठीक है। इस नियुक्ति से पहले उनके प्रवृत्ति थे, यानी कि इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो पंकज कुमार सिंह का स्थान लिया है, जो कि पहले इनके थे, ठीक है। दूसरा, अब चूंकि सीआरपीएफ और आईटीबीपी का नाम आ गया तो लगे हाथ हम लोग सीआरपीएफ के बारे में भी जान लेते हैं। और अक्सर जो प्रमुख हमारे सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके बारे में प्रश्न पूछता है। हालांकि पीसीएस मेंस में अगर आप जाएंगे तो इंटरनल सिक्योरिटी में प्रमुख सुरक्षा एजेंसियों के बारे में पढ़ना होता है, लेकिन वो मेंस का टॉपिक आपके प्री में भी अक्सर पूछा जाता है, तो इसलिए हमें प्री के पॉइंट ऑफ से भी इन सुरक्षा एजेंसियों के बारे में पढ़ना चाहिए। तो सीआरपीएफ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बोलते हैं। आपके घरों में कई सारे लोग इसमें हो सकते हैं, होंगे भी, ठीक है। तो इसकी स्थापना होती है कब, 27 जुलाई 1939 को, ठीक है। यानी कि क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में हुई थी। बाद में 28 दिसंबर 1949 को संसद के अधिनियम के तहत इसका नाम बदल करके सीआरपीएफ कर दिया गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम जो है होम अफेयर्स में काम, जो है होम अफेयर्स में के अंतर्गत काम करती है। मुख्य कार्य इसका क्या है, आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना, यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करती है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। नक्सलवाद उग्रवाद से निपटना, मेरा फ्रेंड है सीआरपीएफ में और कई सारे लोग हैं, अच्छे हैं वो लोग, बड़े काम करते हैं। दंगों सांप्रदायिक हिंसा को नियंत्रित करना, चुनाव में सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, जैसे लोकसभा विधानसभा आदि हो गया आपका, ठीक है। वीआईपी सुरक्षा, जैसे कि पीएम और केंद्रीय मंत्री आदि के लिए भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। और विशेष इकाइयों की अगर बात किया जाए तो कोबरा जो इकाई आप सुनते होंगे, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, ये जो कोबरा होता है नक्सल विरोधी अभियान में काम आता है। कोबरा आपने देखा होगा, कमांडो होते खतरनाक, ऐसे ऐसे इनके ऐसे धारी धारी बना रहता है, खतरनाक कोबरा होते भाई साहब, बहुत बहुत खतरनाक होते हैं, सीआरपीएफ से ही आते हैं अपने आप में, ठीक है। आरएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स, ये भी जो है दंगा आदि सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स लाया जाता है, ये भी सीआरपीएफ का हिस्सा होता है। अब आ गया आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, यानी कि जो भारत तिब्बत सीमा की जो निगरानी करती है वो आईटीबीपी करती है अपने आप पे। तो इसकी स्थापना आईटीबीपी कब की गई थी, 24 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के बाद जो है इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली में है और यह भी जो है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य अधीन है। मुख्य कार्य क्या है इसका, भारत चीन सीमा की रक्षा यानी कि एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की रक्षा करना, उच्च हिमालय इलाकों में 3000 मीटर से ऊपर में गश्त करना और सीमा पर निगरानी एवं अवैध घुसपैठ रोकना। तो आईटीबीपी के जवान अपने आप में बहुत बेहतर कार्य करते हैं, ठीक है। सीमा क्षेत्रों में लोगों की सहायता और विकास कार्य में काम करते हैं। आपदा राहत बचाव अभियान, जैसे कि आपका हिमस्खलन, भूकंप, बाढ़ आदि में भी ये आईटीबीपी के जवान हमेशा तैनात रहते हैं, ठीक है। अब आप बताइए कि हाल ही में किसे भारत का नया डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि डिप्टी एनएसए नियुक्त किया गया है, पंकज कुमार सिंह, अजित डोभाल, अनीश दयाल सिंह और रजनीश कुमार, ठीक है। तो अनीश दयाल सिंह इनको नियुक्त किया गया, ये तो एनएसए प्रॉपर है अपने आप में, है ना, अजित डोभाल जी। चलिए सी है ना, ठीक है। अब आपके लिए प्रश्न है कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, कब चल सकती है? पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से कब चल सकती है, ग्रीष्म काल में या मतलब ऋतु में, शीतकाल में, बसंत ऋतु में या फिर वर्षा ऋतु में? आसान सा प्रश्न है, उत्तर जरूर दीजिएगा, आपसे मैं अपेक्षा ये करता हूं, ठीक है। बाकी ये आरओ मेंस का हमारा जो है बैच चल रहा है, आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं और यहां पर जीएस को छोड़ करके बाकी जितना भी कंटेंट आपका होता है मेंस का, सबके वीडियो लेक्चर, उसके नोट्स और डेली आंसर प्रैक्टिस, मैगजीन करंट अफेयर्स की उसका वीडियो और आपके एस्से के लिए
अलग अलग मैगजीन, योजना, कुरुक्षेत्र और आपका डाउन टियर से लेकर के न्यूज़पेपर पर आधारित जो भी आर्टिकल्स होते हैं उन आर्टिकल्स पर भी आपको वीडियो लेक्चर्स कराए जाते हैं ताकि आप एससी आदि में खूब अच्छा प्रदर्शन कर पाएं। तो ये जानकारी आपको यहां पर दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं एक बार। और अगर इसमें आपको एडमिशन लेना है तो आप जो है हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8660440920 पर संपर्क कर सकते हैं। ये एरो मेंस लिख करके आप इन नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपके सामने एक छोटा सा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको लिखना है। ये एक प्रश्न मैं आपको देता हूं डेली। अगर आप पीसीएस तैयारी कर रहे होंगे, यूपीएससी कर रहे होंगे तो उसके लिए जरूरी है, यानी कि भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु समितियों और आयोगों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। 2047 तक समावेशी विकसित भारत के लक्ष्य की दृष्टि से उनकी चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा कीजिए। चूंकि अभी एससी एसटी पर जो है समय का आयोजन किया जा रहा है तो ऐसे में निश्चित तौर पर यह प्रश्न आप एग्जाम के लिए बन सकता है। तो इसको आप लोग लिखिएगा और आप मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा वीडियो। बाकी हम लोग मिलेंगे कल। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके एग्जाम में मतलब आपके एग्जाम के साथ साथ में अगर कोई भी आपका सहपाठी या रिलेटिव अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, नीट, जो भी तैयारी कर रहा होगा उसके लिए जो है क्या कहते हैं ये फायदेमंद होगा अपने आप में। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। और हाँ, मौसम इस समय खराब चल रहा है, ऐसे में आपका स्वास्थ्य जो है न सिर्फ आपके लिए महत्वपूर्ण है बल्कि मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए लेकिन हेल्थ का जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलेंगे कल, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, व्यस्त रहिए, चटियाइएगा नहीं ज्यादा, पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। सफलता आपकी इसी पर निर्भर करेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।